वर्षों से पश्चिमी रणनीतिकार नक्शों को देखते हुए एक ही बिंदु पर अटके रहे हैं कैलिनिनग्राड। यूरोप के ठीक बीचों बीच स्थित यह पूरी तरह से सैन्यीकृत क्षेत्र है, जो परमाणु क्षमता संपन्न इस्कंदर मिसाइलों, S-400 वायु रक्षा प्रणालियों और पूरे रूसी बाल्टिक बेड़े से लैस है। नाटो के खिलाफ पुतिन का ये सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था यूरोप की तरफ ताना हुआ एक खंजर। कल तक। आज वो खंजर खुद रूस के खिलाफ घूम रहा है। नाटो ने रूस के खिलाफ अपना सबसे विनाशकारी और अप्रत्याशित हथियार दाग दिया है, नौकरशाही। एक भी गोली चलाए बिना पोलैंड और लिथुआनिया ने यूरोपीय संघ के एक ही कानून का इस्तेमाल करके पुतिन के अभेद्य किले को रातों रात खुली जेल में बदल दिया। सिर्फ एक यूरोपीय संघ के कानून से कैलिनिनग्राद के जमीनी संबंध टूट गए। यह युद्ध की घोषणा नहीं थी, यह एक रणनीतिक शहमात थी। अक्टूबर 2025 में पोलैंड और लिथुआनिया ने लगातार हाइब्रिड खतरों और रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के लगातार उल्लंघन का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ की कार्यप्रणाली पर संधि के संबंधित अनुच्छेदों का आह्वान किया। यह तकनीकी और नौकरशाही से भरा कदम वास्तव में परमाणु शक्ति संपन्न रूस के खिलाफ अब तक के सबसे साहसिक कदमों में से एक था। इस फैसले के साथ यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के अधीन वस्तुओं के लिए पोलैंड और लिथुआनियाई क्षेत्र से होकर रूस से कलिनिनग्राद या कलिनिनग्राद से रूस तक सभी सड़क और रेल यातायात पूरी तरह से रोक दिया गया। इस ऑपरेशन की प्रतिभा और रूस के लिए इससे पैदा हुई लाचारी को समझने के लिए सबसे पहले कैलिनिनग्राद की नाजुक जीवन रेखाओं की विस्तार से जांच करना जरूरी है, और फिर यह भी कि ये जीवन रेखाएं कैसे टूट गईं। सामान्य परिस्थितियों में कैलिनिनग्राद का आर्थिक और सामाजिक जीवन दो मुख्य भूमि गलियारों से होकर गुजरता था। लिथुआनियाई गलियारा सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा था। पस्कोव और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे रूसी केंद्रों से मालगाड़ियां बेलारूस होते हुए लिथुआनियाई क्षेत्र में प्रवेश करती थीं और विल्नियस के दक्षिण से होते हुए कलिनिनग्राद पहुंचती थीं। लगभग सभी भारी माल जैसे सैन्य उपकरण, भारी औद्योगिक उत्पाद, कोयला और अनाज इसी रेलवे लाइन के जरिए पहुंचाए जाते थे। पोलिश गलियारे में बेलारूस के रास्ते पोलैंड में प्रवेश करने वाले ट्रक वारसॉ के उत्तर पूर्व से गुजरते थे और कलिनिनग्राद पहुंचने के लिए रणनीतिक सुवाल्की गैप को पार करते थे। खाद्यान्न, उपभोक्ता वस्तुएं और हल्के वाणिज्यिक उत्पाद आमतौर पर इसी मार्ग से आते थे। ये दोनों गलियारे कैलिनिनग्राद को रूस से जोड़ने वाली धमनियां थीं। इन धमनियों के बिना कैलिनिनग्राद की 10 लाख की नागरिक आबादी को भोजन उपलब्ध कराना, हजारों सैनिकों की अपनी चौकी को फिर से आपूर्ति करना और बाल्टिक बेड़े को सक्रिय रखना असंभव होता। समुद्र और हवाई मार्ग से पुनः आपूर्ति करना बेहद महंगा था और संकट के समय सैन्य दृष्टि से कहीं अधिक असुरक्षित तरीका था। काला सागर में रूसी जहाज़ों के खिलाफ नौसेना के ड्रोनों का उपयोग करके यूक्रेन की सफलताओं ने पहले ही साबित कर दिया था कि समुद्र से पुनः आपूर्ति करना कितना जोखिम भरा था। इसलिए कलिनिनग्राद अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से पोलैंड और लिथुआनिया, जो नाटो और यूरोपीय संघ दोनों के सदस्य हैं, के क्षेत्रों से होकर गुजरने वाले इन पारगमन मार्गों पर निर्भर था। हालांकि पोलैंड और लिथुआनिया ने इस भौगोलिक निर्भरता को एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया। उन्होंने जो किया वह कोई नई नाकाबंदी घोषित करना नहीं था। उन्होंने यूक्रेन में युद्ध के कारण यूरोपीय संघ द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया और उनके क्षेत्रों से गुजरने वाले पारगमन माल पर भी। तो प्रतिबंधित वस्तुओं की इस सूची में क्या शामिल था और कैलिनिनग्राद के लिए इसका क्या मतलब था? इसका क्या मतलब है? कैलिनिनग्राद में सैकड़ों उत्पादों का ज़मीनी प्रवेश अब प्रतिबंधित है, जिनमें सीमेंट, धातु, कोयला, उच्च तकनीक वाले उत्पाद, मशीन के पुर्जे और यहाँ तक कि विलासिता की उपभोक्ता वस्तुएं भी शामिल हैं। ये सूची इतनी व्यापक है कि यह कैलिनिनग्राद की सैन्य और नागरिक अर्थव्यवस्था को चलाने वाली लगभग हर चीज़ के आवागमन को प्रभावी रूप से रोक देती है, सिवाय भोजन और दवा जैसी बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं के। इस नाकाबंदी का सबसे चतुर पहलू इसे लागू करने का तरीका है। सीमा पर रूसी काफिलों को रोकने वाले कोई टैंक या सैनिक नहीं हैं। वहाँ केवल पोलिश और लिथुआनियाई सीमा शुल्क अधिकारी हैं, जो यूरोपीय संघ के नियमों को प्रदर्शित करने वाली पट्टिकाओं के साथ शांति और पेशेवर रूप से अपना काम कर रहे हैं। यह प्रक्रिया बेहद सरल है। रूस से एक ट्रेन या ट्रक का काफिला सीमा पर पहुंचता है। सीमा शुल्क अधिकारी कार्गो सूची लेते हैं और सूची में शामिल प्रत्येक वस्तु की तुलना यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित हजारों वस्तुओं से करते हैं। अगर एक भी वैगन या कंटेनर में कोई प्रतिबंधित वस्तु होती है तो न केवल उस वैगन या ट्रक को बल्कि पूरे काफिले को वापस भेज दिया जाता है। इसमें कोई अपवाद नहीं है। रूस के लिए यह एक भयावह नौकरशाही दुस्वप्न है। जवाबी कार्रवाई के लिए कोई सैन्य लक्ष्य नहीं है।
शिकायत करने लायक कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं है। बस यूरोपीय अधिकारी कह रहे हैं, माफ कीजिए, ये नियम है। ये एक ऐसी सेना है जिसका गला मिसाइलों से नहीं बल्कि नियमों, कागजी कार्रवाई और धैर्य से घुट रहा है। हर कस्टम अधिकारी इस युद्ध की अग्रिम पंक्ति का सिपाही बन गया है। नाटो के इस कदम से न सिर्फ रसद की एक सीमा कट गई है, बल्कि रूस के दो बुनियादी सैन्य सिद्धांत भी ध्वस्त हो गए हैं जिन पर वह दशकों से निर्भर रहा है। बढ़ाओ से घटाओ का सिद्धांत विफल हो गया है। इस रूसी सिद्धांत का मूल उद्देश्य पारंपरिक संघर्ष के विफल होने पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल या सीमित परमाणु हमले की धमकी देकर विरोधी पक्ष को पीछे हटने के लिए डराना है। हालांकि यह सिद्धांत तब पूरी तरह से अप्रभावी हो जाता है जब कोई सैन्य लक्ष्य ही न हो जिसके विरुद्ध युद्ध किया जा सके। नाटो रूस को किसी युद्धपोत या सैन्य अड्डे से नहीं बल्कि एक कानून के जरिए चुनौती दे रहा है। पुतिन सीमा शुल्क नियमन के जवाब में परमाणु मिसाइल दाग नहीं सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें एक पागल नेता करार दिया जाएगा और पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी। इस कानूनी कदम ने पुतिन की सबसे बड़ी सौदेबाजी की ताकत छीन ली है। रूसी दुष्प्रचार द्वारा कैलिनिनग्राद को वर्षों से एक प्रवेश निषेध क्षेत्र प्रभुत्व बुलबुले के रूप में प्रचारित किया जाता रहा है। वहां तैनात S-400 और स्कैंडर मिसाइलों के साथ यह दावा किया गया था कि बाल्टिक सागर का एक बड़ा हिस्सा और पोलैंड का आधा हिस्सा नाटो के विमानों और जहाज़ों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। हालांकि इस नवीनतम कदम ने इस E2/AD शील्ड को एक पिंजरे में बदल दिया है जो कैलिनिनग्राद को बाहरी दुनिया से अलग थलग कर देता है। ये मिसाइलें अब नाटो को बाहर नहीं रख पा रही हैं। ये रूस के बाल्टिक बेड़े और उसकी सैन्य टुकड़ियों को अंदर ही फंसा रही हैं। एक रणनीतिक संपत्ति अचानक एक भारी सैन्य बोझ और एक जाल बन गई है। इस नौकरशाही जनित गला घोंटने की कार्रवाई का असर कैलिनिनग्राद की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला है और भू राजनीतिक प्रभुत्व की एक श्रृंखला को ध्वस्त कर रहा है। इस कानूनी गला घोंटने की कार्रवाई का सबसे स्पष्ट और क्रूर परिणाम प्रायद्वीप का पूर्ण अलगाव है। हालांकि यह अलगाव किसी मानचित्र पर दिखाई देने वाले भौगोलिक वियोग से कहीं अधिक है। इसका मतलब है लगभग 10 लाख नागरिकों और हजारों सैन्य कर्मियों के लिए आधुनिक दुनिया से नाता तोड़ना, जीवन स्तर का पतन और भविष्य की उम्मीदों का विनाश। क्रेमलिन का अभेद्य किला अब अंदर के लोगों के लिए एक खुली जेल बन गया है। इस जेल की दीवारें लोहे की नहीं बल्कि खाली सुपरमार्केट की अलमारियों, टूटे पेट्रोल पंपों और रद्द उड़ानों से बनी हैं। ट्रक या ट्रेन से कंटेनर ले जाने की लागत और उसी कंटेनर को सेंट पीटर्सबर्ग से कैलिनिनग्राद तक जहाज से लाने की लागत में बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा यह मार्ग अब बाल्टिक सागर से होकर गुजरता है जो दुनिया के सबसे तनावपूर्ण समुद्रों में से एक बन गया है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय बीमा कंपनी इस मार्ग से जाने वाले किसी जहाज का बीमा युद्ध जोखिम प्रीमियम के बिना नहीं करेगी। ये अतिरिक्त लागतें कैलिनिनग्राद पहुंचने वाली हर बोतल पानी और हर बैग आटे की कीमत में सीधे तौर पर दिखाई देती हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि धीमी गति से चलने वाला एक नागरिक मालवाहक जहाज आधुनिक युद्ध में लगभग एक निशाना बन जाता है। जैसा कि यूक्रेन ने काला सागर में दिखाया है, यह कामिकेज समुद्री ड्रोन या जहाज रोधी मिसाइलों का आसान शिकार है जिन्हें पोलैंड और स्वीडन के तटों पर तैनात किया जा सकता है। रूसी बाल्टिक बेड़े द्वारा इन जहाज़ों की निरंतर सुरक्षा न केवल महंगी है बल्कि उसके अपने युद्धपोतों के लिए भी खतरा पैदा करती है। हवाई मार्ग से माल परिवहन सबसे महंगा रसद परिवहन है। किसी शहर की सभी बुनियादी ज़रूरतों को हवाई जहाज़ से पूरा करना आर्थिक रूप से आत्महत्या है। बर्लिन नाकाबंदी के दौरान सोवियत हवाई पुल केवल एक विशाल पश्चिमी गठबंधन के संयुक्त संसाधनों से ही संभव था। यूक्रेन में अपनी कमज़ोर वायुसेना के साथ रूस के लिए अकेले यह हासिल करना असंभव है। सेंट पीटर्सबर्ग से कलिनिनग्राद तक फैला हवाई गलियारा पूरी तरह से नाटो हवाई क्षेत्र से घिरा हुआ है। फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड स्थित नाटो ठिकानों से उड़ान भरने वाले स्वीडिश ग्रिपेन लड़ाकू विमान, पोलिश F-16 या जर्मन यूरोफाइटर इस गलियारे को कुछ ही सेकंड में बंद कर सकते हैं। किसी भी संकट की स्थिति में इस हवाई पुल से गुजरने की कोशिश करने वाले हर रूसी परिवहन विमान को या तो उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा या मार गिराए जाने का खतरा होगा। संक्षेप में, कैलिनिनग्राद की नई जीवन रेखाएं वास्तव में बेहद पतले और नाजुक धागे हैं जो किसी भी क्षण टूट सकते हैं। यह रसद संबंधी पंगुता कुछ ही हफ्तों में कैलिनिनग्राद के एक आम नागरिक के जीवन को पहचान से परे कर देगी। अब वे विलासिता की वस्तुओं से नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की सबसे बुनियादी ज़रूरतों से वंचित हैं। ये भौतिक अभाव कैलिनिनग्राद के लोगों पर गहरा मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचाते हैं। सालों तक कैलिनिनग्राद के लोग खुद को बाकी रूस से अलग ज़्यादा यूरोपीय मानते रहे।
सप्ताहांत में पोलैंड में खरीदारी करना, लिथुआनिया के किसी कैफे में बैठना उनकी जीवन शैली का हिस्सा था। यह नाकाबंदी उनकी पहचान और विशेषाधिकार छीन लेती है। अब उन्हें यूरोप का हिस्सा न होकर यूरोप के बीचों बीच एक भूली बिसरी अलग थलग रूसी बस्ती जैसा महसूस होता है। सबसे ज्यादा तकलीफदेह एहसास मास्को द्वारा त्याग दिए जाने का है। सरकारी टेलीविजन पर मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग में सामान्य जीवन की तस्वीरें देखते हुए उन्हें अपने ही शहरों में खाली अलमारियां और गैस की कतारें दिखाई देती हैं। उन्हें लगता है कि पुतिन के भू राजनीतिक खेलों में उन्हें मोहरे की तरह बलि चढ़ा दिया गया है। इससे क्रेमलिन के प्रति उनकी वफादारी बुनियादी तौर पर डगमगा जाती है। कैलिनिनग्राद के लोग पहले से ही मास्को की तुलना में यूरोप से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं। 2023 में हुए एक अनौपचारिक जनमत संग्रह में कैलिनिनग्राद के 72% निवासियों ने स्वतंत्रता के पक्ष में मतदान किया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि क्रेमलिन नियंत्रण खो रहा था। पुतिन के यूक्रेन पर आक्रमण ने कैलिनिनग्राद पर दबाव बढ़ा दिया है। क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन, आर्थिक तंगी और अलगाव जन असंतोष को बढ़ा रहे हैं। कैलिनिनग्राद के लोग रूस के दुष्प्रचार पर विश्वास नहीं करते और जानते हैं कि वे क्रेमलिन की सैन्य योजनाओं की कीमत चुका रहे हैं। नागरिक प्रभाव के अलावा रूसी राष्ट्रीय गौरव भी कम हुआ है। कैलिनिनग्राद रूस का सिर्फ एक सैन्य अड्डा ही नहीं है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में विजय और प्रशिया पर विजय का प्रतीक भी है। यह तथ्य कि इस प्रतीकात्मक भूमि को नौकरशाही की चालबाजियों के जरिए बिना एक भी गोली चलाए एक असहाय स्थिति में पहुंचा दिया गया है, रूस की एक महाशक्ति के रूप में छवि और उसके राष्ट्रीय गौरव पर एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात है। यह एक महाशक्ति के कागजी कार्रवाई में उलझे रहने की कहानी है। यह कदम रूस के सबसे अहम सहयोगी चीन को भी एक चतुर संदेश देता है। चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना यूरोप तक फैले स्थिर जमीनी और रेल मार्गों पर निर्भर है। नाटो और यूरोपीय संघ की यह कार्रवाई दर्शाती है कि ये मार्ग कितने नाजुक हैं और पश्चिम के पास अपनी इच्छानुसार राजनीतिक फैसले लेकर इन्हें तोड़ने की शक्ति है। बीजिंग को अब यह आकलन करना होगा कि रूस को उसका मौन समर्थन उसके अपने आर्थिक हितों को कैसे खतरे में डाल सकता है। यह स्थिति बीजिंग में एक रणनीतिक पुनर्गणना को जन्म दे रही है, जिसका कैलिनिनग्राद से कहीं आगे तक कूटनीतिक प्रभाव पड़ रहा है। नाटो के इस चतुराई भरे कदम ने पुतिन को रणनीतिक रूप से मात दे दी है। अब उनके पास कोई अच्छा विकल्प नहीं है, सिर्फ बुरे और बदतर विकल्प हैं। पुतिन कुछ नहीं कर सकते और कैलिनिनग्राद को धीरे धीरे दम तोड़ते हुए देख सकते हैं। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बड़ी कमजोरी का प्रदर्शन होगा, जिससे एक मजबूत नेता के रूप में उनकी छवि धूमिल हो जाएगी। पुतिन किसी सीमा शुल्क कार्रवाई का सैन्य जवाब देकर नाटो पर हमला कर सकते हैं। इसका मतलब होगा पूरे गठबंधन के साथ एक व्यापक युद्ध और रूस का पूर्ण विनाश। पुतिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी आक्रामक बयानबाजी जारी रख सकते हैं। इस रणनीति को खासकर 2022 से व्यवस्थित रूप से लागू किया जा रहा है। विदेश नीति पर क्रेमलिन के सबसे प्रभावशाली प्रवक्ताओं में से एक विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस दृष्टिकोण का मुख्य चेहरा हैं। मई 2022 में एक बयान में लावरोव ने दावा किया कि पश्चिम ने एक सामूहिक हाइब्रिड युद्ध शुरू कर दिया है और तर्क दिया कि यह युद्ध यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक समर्थन से जारी है। लावरोव ने तर्क दिया कि पश्चिम ने उन्हें युद्ध के लिए मजबूर किया था और कहा, हमने सीधे संघर्ष को रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब चुनौती स्पष्ट है और हम इसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिबंधों के लिए रूस कोई अजनबी नहीं है और इतिहास में उसे इस तरह के दबाव का सामना करना पड़ा है। ये बयान उस दोहरे संदेश को दर्शाते हैं जो क्रेमलिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देने की कोशिश कर रहा था। पहला संदेश ये था कि नाटो और पश्चिमी देशों ने ही संघर्ष शुरू किया था। दूसरा और ज़्यादा महत्वपूर्ण संदेश ये था कि रूस इस संघर्ष के लिए तैयार था। क्रेमलिन ने खुद को पीड़ित और प्रतिरोध सेनानी दोनों के रूप में पेश किया, पश्चिम को उकसाने वाला बताया और जनता को इस बात का यकीन दिलाने की कोशिश की। हालांकि यह बयानबाजी बिना किसी बदलाव के बार बार दोहराई गई। सितंबर 2025 तक लावरोव के बयान वही रहे। इस बार निशाने पर सिर्फ यूक्रेन का समर्थन करने वाले देश ही नहीं, बल्कि लगभग पूरा पश्चिमी जगत था। लावरोव ने दावा किया कि पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को समर्थन देने के कारण रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। उनके अनुसार शेष यूरोप भी इस संघर्ष का हिस्सा बन गया है, क्योंकि उसने रूस की आक्रामकता पर खुलकर प्रतिक्रिया देने का साहस किया था। ये दावे G20 शिखर सम्मेलन और सितंबर में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित विदेश मंत्रियों की बैठक में फिर से उठाए गए। लावरोव ने यहाँ भी तर्क दिया कि यूक्रेन को पश्चिम की सहायता ने वैश्विक संकट को जन्म दिया है। उन्होंने इससे भी आगे बढ़कर यह संकेत दिया कि नाटो, यूरोपीय संघ और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र भी रूस के साथ सीधे टकराव में आ गए हैं।
हालांकि ये दावे उस झूठे आख्यान का हिस्सा थे जिसे क्रेमलिन लंबे समय से गढ़ रहा था। वास्तव में पश्चिम द्वारा प्रदान किया गया समर्थन कोई युद्ध कार्रवाई नहीं थी। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले एक राज्य के विरुद्ध उठाए गए राजनीतिक और रक्षात्मक कदम थे। लावरोव की बयानबाजी रूस की पारंपरिक प्रचार रणनीति बन गई है, जिसका इस्तेमाल न केवल अपने घरेलू दर्शकों को मजबूत करने के लिए किया जाता है, बल्कि विदेशों में पीड़ित होने की धारणा बनाने के लिए भी किया जाता है। लेकिन इस बयानबाजी को भी अब पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है। पुतिन सीरिया, अफ्रीका या साइबर स्पेस जैसे अन्य क्षेत्रों में नए संकट पैदा करके ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इससे कैलिनिनग्राद की मूल समस्या का समाधान नहीं होता। तो क्या पुतिन शतरंज में हार मानकर टेबल से उठकर चले जाएंगे या फिर पूरी बिसात ही उड़ा देंगे? दुनिया सांस रोके इंतजार कर रही है। यह सिर्फ एक नाकाबंदी नहीं है, यह इस बात का सबसे साफ सबूत है कि किसी हुकूमत का धोखा कैसे नजर आता है और कैसे सामरिक बुद्धिमत्ता क्रूर बल पर भारी पड़ती है। आप क्या सोचते हैं, इस कानूनी और आर्थिक नाकेबंदी के खिलाफ रूस का अगला कदम क्या हो सकता है? और यह घटना हमें आधुनिक युद्ध के भविष्य के बारे में क्या बताती है? अपनी बहुमूल्य राय और विश्लेषण कमेंट सेक्शन में हमारे साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे स्वतंत्र विश्लेषणों का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन चालू करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें।